हंसते मुस्कुराते हुए बेहद सरल और सहज अंदाज में प्रधानमंत्री ने चुनाव में अपनी और बीजेपी की रीच बढ़ाने का काम कर दिया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रभावित करने वाले क्रिएटर्स को सम्मानित किया और अपने कई अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया स्टार्स के इस शानदार मेले से पीएम मोदी ने कैसे 24 में खेला करने का संदेश दिया और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। प्रेम मगन नाचे भोला, सिंघीनाद बजावत गावत। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री ने 400 पार के साथ जीत की हैट्रिक की गारंटी दी। और मैं आपको गारंटी देता हूं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के मंच पर मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आए और अपना नजरिया सबके सामने साझा किया। प्रधानमंत्री ने भारत की नई ताकत का एहसास कराया और नई तकनीक में दुनिया को लीड करने का मंत्र भी दिया। दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा। मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं, ये अहमदाबादी होगा। अलग अलग सेक्टर में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाले क्रिएटर्स को अवार्ड देकर प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी लिहाज से भी बड़ा संकेत दिया है। साथ ही अपने जीवन से जुड़ी उन्होंने कई कहानियां भी सुनाई। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपनी सफलता के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दिया, जिसे सुनकर भारत मंडपम तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? समय से पहले समय भांपने वाली कहानी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी कहानी भी सुनाई। साथ ही क्रिएटर्स को इस दिशा में आगे भी काम करते रहने का सुझाव दिया। थैंक यू। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बोतल देखता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पे छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब इसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गए ना? पीएम मोदी ने ट्रेन में सीट पाने के लिए अपनी अनूठी तरकीब के बारे में भी आज सबको बताया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने बचपन का अनुभव साझा किया। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता था देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शाकाहारी खाना खाने की वजह से हुई दिक्कत का भी जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने सिंगापुर दौरे की कहानी सुनाई। परेशानी से खिलाए क्या उसको? मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। और मेरा कोई 10 दिन का वहां कार्यक्रम, वहां की सरकार ने मुझे बुलाया था। अब मेरे यहां से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी थी, खिलाए क्या उसको?
हम वेजिटेरियन चीजों का। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे जब वो बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां भी वो चौंक गए। राम राम करके वापस आया, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं। आप अगर कोणार्क जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों में भारत की पुरानी छवि से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। इस पे उन्होंने सांप सपेरे वाले सवाल का भी जिक्र किया। दुनिया में ले जा सकते। किसी एक देश में गया था तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो कंप्यूटर इंजीनियर था, उस सरकार में काम करता था। आखिर में उसने कहा साहब आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? उसने कहा साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। मुझे मेरे देश प्रधानमंत्री ने अपनी इस कहानी में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने सवाल का जवाब भारत के सामर्थ्य का एहसास कराते हुए दिया। ये इवेंट इसके लिए हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और संदेश साफ साफ दे दिया कि क्यों और कैसे एनडीए की सरकार रिपीट होने वाली है। मोदी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 400 पार की गारंटी फिर से दोहराई। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे। पीएम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देकर उनका हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचा दिया। गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। मोदी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनाना है और इसके लिए रणनीति भी उसी हिसाब से बनाई जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों से जुड़ने के लिए पीएम मोदी हर वो तरकीब लगा रहे हैं जिससे चुनाव में जीत की गारंटी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उन्होंने एक नई कहानी लिखने का रास्ता भी साफ किया। आज पीएम ने जिन लोगों को अवार्ड दिया उनके साथ सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए पीएम का उनके साथ संवाद राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। पहले आपको अवार्ड पाने वाले कुछ क्रिएटर्स की फैन फॉलोइंग के बारे में बताते हैं। तो मैथिली ठाकुर हैं, लोक गायिका हैं और YouTube पर इनके 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि Facebook पर 1 करोड़ 44 लाख और Instagram पर 45 लाख से ज्यादा लोग मैथिली को फॉलो करते हैं। पीएम ने आज कथावाचक जया किशोरी को भी अवार्ड दिया। जया किशोरी के YouTube पर 32 लाख, Facebook पर 89 लाख और Instagram पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। काम्या जानी को फेवरेट ट्रैवलर क्रिएटर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। उन्हें YouTube पर करीब 30 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि Facebook पर यह संख्या 11 लाख है। अंकित बयानपुरिया एक यूट्यूबर है, उन्हें बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया है। बयानपुरिया के YouTube चैनल पर देखिए 38 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि Instagram पर यह आंकड़ा 8 लाख का है। सोशल मीडिया पर टेक्निकल गुरुजी नाम से फेमस गौरव चौधरी के YouTube पर 2 करोड़ 35 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि Facebook पर 18 लाख और Instagram पर 50 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। मशहूर पॉडकास्ट रणबीर इलाहाबादिया को भी प्रधानमंत्री ने आज सम्मानित किया। इलाहाबादिया की YouTube पर 73 लाख फॉलोअर्स हैं और Facebook पर 1 लाख से ज्यादा, जबकि Instagram पर उन्हें 32 लाख लोग फॉलो करते हैं।
रेडियो जॉकी रौनक को भी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में सम्मानित किया गया। आरजे रौनक के यूट्यूब चैनल पर 28 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर यह संख्या 32 लाख से ज्यादा है और इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा है। तो जिन 7 लोगों के फॉलोअर्स की संख्या हमने आपको दिखाई है, सिर्फ YouTube पर इनके फॉलोअर्स की संख्या जोड़ दें तो करीब 4 करोड़ हो जाती है। आज कुल 23 लोगों को अवार्ड दिए गए और इन सब के फॉलोअर्स की जो संख्या जोड़ी जाए तो आंकड़ा लगभग 10 करोड़ तक पहुंचता है। यानी मोदी ने एक साथ सीधे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए मोदी अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, ऑनलाइन भी दवा खरीदते हैं ताकि ये दवाई आपको ठीक कर दे, लेकिन नकली दवाओं के जो का कारोबार चल रहा है वो फैलता जा रहा है। इसका जाल जो है आपकी जान को संकट में डाल सकता है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी नकली दवा की फैक्ट्री चला रहे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था। और आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन नकली दवाइयों के सेवन से बचें, क्या होती है असली दवाइयों की पहचान, ये भी दिखाएंगे। जो दवाएं किसी मरीज की जान बचाने के लिए होती हैं, उन्हीं दवाओं का नकली बाजार लगा ये यमदूत आपकी जिंदगी को संकट में डालने में जुटे थे। पुलिस इनका भंडाफोड़ करने का एक ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने छापेमारी कर अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान बीपी और शुगर की नकली दवाइयां भी जब्त की गई हैं। इन यमदूतों के पास से ब्लड प्रेशर और शुगर की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। साथ ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नकली दवाओं की 2 फैक्ट्रियों का भी भंडाफोड़ हुआ है। नकली दवा के कारोबार से जुड़े लोगों का भंडाफोड़ करने के लिए 3 टीमें लगाई गई थीं। तीनों को ही अलग अलग जगह पर कार्रवाई करने का टास्क मिला था। पहली टीम ने दिल्ली के तिलक ब्रिज से उपकार, जसप्रीत सिंह और नकली दवा की फैक्ट्री के मालिक सुरेंद्र मलिक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी टीम ने दिल्ली के उत्तम नगर से मुकेश, विकास चौहान और उसके पिता को धर दबोचा है। आरोपी विकास चौहान की फैक्ट्री गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में है। करोड़ों रुपए की दवाइयां इन लोगों ने नकली बनाई हैं। लाखों दवाइयां हम लोगों ने सीज की हैं और 3 गाड़ियां हमने सीज की हैं। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं, डॉक्यूमेंट सीज किए हैं और काफ़ी और जो इसमें यूनिट्स थी, इक्विपमेंट्स थे या जेल्स थी या रॉ मटेरियल था, वो सारा सीज किया है। तो सबका अवलोकन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन फर्दर अभी आगे जाएगी। पुलिस ने पकड़ी गई 14 दवाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेजा है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि नकली दवाओं को बड़ी और ब्रांडेड कंपनियों के रैपर का इस्तेमाल कर बाजार में बेचा जा रहा था। नकली दवाइयों का कच्चा माल तेलंगाना से आ रहा था, तो वहीं इनकी पैकेजिंग गाजियाबाद से कर बाजार में बेचने के लिए लाई जा रही थी। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस सप्लाई चेन खंगालने में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले 8 महीनों में नकली दवा से जुड़े नेटवर्क को लगातार पकड़ा जा रहा है। ये नेटवर्क दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता, देहरादून और तेलंगाना के शहरों तक फैला दिखाई देता है। आप परेशान होने की बजाय ये समझें कि आखिर ऐसी नकली दवाओं से कैसे बचें। अगर ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें तो आप कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। जिस दवा पर यह यूनिक QR कोड है, उसे आपको स्कैन करना चाहिए। यह खास तरह का यूनिक कोड प्रिंट होता है। इसी में दवा के बारे में और इसकी सप्लाई चेन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इससे आप ये जान पाएंगे कि यह दवा असली है या नकली। नियमों के मुताबिक 100 रुपए से ऊपर की कीमत वाली सभी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। अगर किसी दवा पर यह नहीं है तो ऐसी दवाओं को न खरीदें। जब भी आप दवाई खरीदें, बिल के ऊपर खरीदें। बड़ा सिंपल सा है, बगैर बिल के कोई भी दवा न लें। अगर आपके पास बिल है तो मान लीजिए वो असली है, क्योंकि कोई भी दवा का दुकानदार उसकी वो पूरी लाइन मिल जाती है। बिल दे रहा है तो उसके पास आगे से बिल होगा, फिर उसके आगे से आगे बिल होगा। इसके अलावा दवा का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपको बगैर बिल के दवाई नहीं खरीदना है, क्योंकि बिल होगा तो उस पर बैच नंबर लिखा होता है और आपके पास सबूत रहेगा कि आपने दुकानदार से दवाई खरीदी है।
फेक का मतलब है कि सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन। सब स्टैंडर्ड मतलब कि वो मेडिसिन जो एक अपनी एफिकेसी के हिसाब से एक थेरेप्यूटिक रिस्पांस जो आना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, जिस मात्रा में वो मेडिसिन हम दे रहे हैं और वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आपको हिंट उसी से मिल जाता है कि ये क्या आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं उसका बेनिफिट आपकी शरीर को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। वैसे आपको ऐसी नकली दवाओं की जानकारी मिले तो आप भी सतर्क हो जाएं और उसकी उचित जगह शिकायत दर्ज कराएं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जाएगा। सरकार ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये ऐसे विमान होंगे जिसे दुश्मन अपने रडार पर देख ही नहीं पाएंगे, यानी ये आंखों से दिखेगा पर रडार के लिए अदृश्य जैसा होगा। नया एयरक्राफ्ट सुखोई और रफाल जैसे फाइटर प्लेन से ज्यादा घातक और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका, रशिया और चीन के बाद अदृश्य विमान मेड इन हिंदुस्तान। आप जिस विमान का मॉडल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना का पहला स्टेल्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार देख नहीं पाएंगे। सरकार ने स्वदेशी फाइटर जेट को डिजाइन और डेवलप करने को हरी झंडी दे दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध का तरीका बदल दिया है। आजकल दुनिया का हर देश इसे बनाना चाहता है। दुनिया में इस समय पांचवी पीढ़ी के सिर्फ 4 फाइटर जेट मौजूद हैं। अमेरिका के पास ऐसे 2 लड़ाकू विमान F-22 और F-35 हैं। रूस के पास Su-57 फाइटर जेट और चीन ने J-20 लड़ाकू विमान बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लिए हैं। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कार्बन फाइबर्स और कंपोजिट मटेरियल से किया जाता है, इसलिए दुश्मनों के रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा और इसी खासियत को स्टेल्थ तकनीक कहा जाता है, जिसकी वजह से कोई दुश्मन पांचवी पीढ़ी के जेट को आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अब तक खाली 3 देशों ने बनाया है, यूएसए में और रशिया और चाइना। हम लोग है नेक्स्ट LCA तेजस का कंप्लीशन के बाद इनका डिज़ाइन ख़त्म किया। इसका बहुत खूबी क्या है, जब रडार एनिमी रडार इनको देखने का कोशिश करेगा तो स्टेल्थ जो होता है उसकी वजह से उनको देखने में दिक्कत होगी। रडार को धोखा देने वाली खूबी की वजह से ऐसे विमान भारत के दुश्मन की चुनौती बन जाएंगे। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक DRDO के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियां और एजेंसियां मिलकर 5 साल में 5 प्रोटोटाइप बनाएंगी। प्रोटोटाइप मतलब फाइटर जेट का वास्तविक मॉडल बनाया जाएगा जो उड़ान भरने के काबिल होगा। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक बनकर तैयार हो सकता है। बताया जा रहा है कि भारत 200 से ज्यादा ऐसे विमानों को अपनी सेना में शामिल करेगा। अब नजरें एमका पर है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट है जिस पर काफ़ी सालों से काम चल रहा है। तेजस कामयाब हो गया, अब एमका की बारी है। हमारे साथ डॉक्टर AK घोष है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एमका के। एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। डॉक्टर घोष, तेजस तो बहुत कामयाब रहा, कई सालों से हम सुन रहे हैं एमका के बारे में। सबसे पहले तो ये कि एमका अभी किस स्टेज पे है? एमका के डिज़ाइन हो चुका है, अभी जो काम चल रहा है डिटेल डिज़ाइन का। डिटेल डिज़ाइन का मतलब क्या है, हम जब प्रोटोटाइप बनाएंगे उनके लिए जो डेटा जनरेशन करना है, मॉडल जनरेशन करना है, टेस्टिंग वगैरह करना है, उसका काम अब चल रहा है। और कुछ ही दिन बाद हम लोग इनका मेटल कटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोटोटाइप बनाने के लिए। भविष्य के फाइटर जेट की दूसरी बड़ी खूबी होगी इसके हथियार, जो पलक झपकते ही शत्रुओं को निशाना बना लेंगे। ये अपने हथियारों को विमान के बाहर
विंग्स पर नहीं बल्कि अंदर बने खास इंटरनल बे में लेकर जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस विमान में लंबी दूरी तक देखने वाला रडार लगा होगा। 5वीं पीढ़ी के विमान पहले देखो, पहले हमला करो और पहले खत्म करो के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें आसमान और जमीन पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद होंगी। भविष्य के विमानों को सुखोई 30 MKI की तरह ब्रह्मोस से भी लैस किया जा सकता है। इन विमानों में ऐसा इंजन लगा होगा जो लंबे समय तक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए ही आवाज से तेज रफ्तार से चल सके और हजारों फीट की ऊंचाई पर तुरंत पहुंचा दे। भारतीय वायुसेना में सुखोई और रफाल के बाद आगे ऐसे ही फाइटर प्लेन शामिल होंगे। बताया गया है कि 2030 तक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। पहली 2 स्क्वाड्रन में अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बन रहे जेट इंजन लगाए जाएंगे। हालांकि आगे के लिए देश में ही शक्तिशाली इंजनों का निर्माण किया जाएगा। एक बार स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार हो गया तो इस अनुभव की मदद से आगे भी फाइटर जेट्स बनाने में मदद मिलेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी जो है हमारे देश के अंदर है। कोई इतनी इसके अंदर हमने माहियत हासिल कर ली हुई है, क्योंकि LCA के अंदर जो हमारा जो तेजस है मार्क 1 और मार्क 2 जो बनेगा, उसके मार्क 2 के अंदर जो है वो पूरे के पूरे ये चीजें भी होंगी, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जा रही हैं वो पहले 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर वैलिडेट होती हैं और उसके बाद ही उसके अंदर जाएंगी। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री अभी ब्रह्मोस मिसाइलें और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सहित कई और मिलिट्री साजो सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। जल्द ही इस लिस्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं। अभी भारत के पास सुखोई 30 MKI के अलावा फ्रांस से खरीदे गए रफाल फाइटर जेट्स हैं, जो 4थी पीढ़ी के माने जाते हैं, जबकि चीन इस समय अपनी वायुसेना में स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की मदद से दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनी हुई है। अगर भविष्य के लड़ाकू विमानों का भारत में तेजी से निर्माण हुआ तो भारतीय वायुसेना को दुश्मनों की आंख से ओझल होने की शक्ति मिल जाएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पोखरण में भारतीय सेना अपने हथियारों की ताकत दिखाने वाली है। इसमें भारत की सेनाएं और देश में बने कई हथियार शामिल होंगे और भारतीय सेना की इस खबर से पाकिस्तान की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। 100 घंटे बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर भयंकर धमाके होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों मिलकर मेड इन इंडिया हथियारों की शक्ति दिखाने वाले हैं। राजस्थान के पोखरण में होने वाली इस एक्सरसाइज का नाम है भारत शक्ति। 12 मार्च को भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना के सभी घातक हथियार मौजूद होंगे और इन्हें देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे मौजूद होंगे। पोखरण फायरिंग रेंज में होने वाली इस एक्सरसाइज में उन सभी हथियारों के हमले दिखाए जाएंगे जिनकी पावर से सीमा पार बैठा पाकिस्तान भी डरता है। भारतीय सेना का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ अर्जुन टैंक और धनुष होवित्जर तोपें यहां रॉकेट और गोले फायर करेंगी। ये वो हथियार हैं जिनसे दुश्मन के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है। ये हथियार धमाकेदार हमले कर सकते हैं। क्विक रिएक्शन टाइम यानी जल्द पलटवार करने की काबिलियत भी इनमें मौजूद है। भारत में बने तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी पोखरण के आसमान में दिखाई देंगे। स्वदेशी की शक्ति दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ेगी। रक्षा मंत्री से लेकर जनरल तक साफ कर चुके हैं कि भारत अपना अगला संघर्ष देश में बने हथियारों से ही लड़ेगा। पहले के मुकाबले ज्यादा स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल से सेना के मजबूत होने का फॉर्मूला समझिए। स्वदेशी हथियारों का मतलब है कि देश का पैसा देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होगा और ऐसे फैसलों से देश की हथियार इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। स्वदेशी हथियार दुनिया के किसी भी देश से खरीदे गए हथियारों के मुकाबले सस्ते होते हैं। कई बार ऐसे हथियार शुरुआत में महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय की बात करें तो ऐसे सौदे देश के लिए फायदेमंद होते हैं। अक्सर विदेशी हथियारों में किसी भी बदलाव के लिए उस देश की इजाजत लेनी होती है जहां से आपने हथियार खरीदे हों, लेकिन स्वदेशी हथियारों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हाल ही में इजराइल हमास जंग के बाद दुनिया के कुछ देशों ने इजराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया।
जी न्यूज।